जहां एक और योगी सरकार महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर रोज नए दावे कर रही है, तो वही सरकार के शागिर्द ही सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। पूरा मामला राजधानी लखनऊ की पारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर चौकी इंचार्ज ने लव जिहाद से पीड़ित महिला से जबरन दबाव बनाकर सुलहनामे हस्ताक्षर करवाए। आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम हिमांशी यादव है। कहाँ रहती हैं आप? मैं पारा में रहती हूँ, पुरानी काशीराम में। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है भैया, मैं 11 मार्च से एप्लीकेशन प्रूफ के साथ मैं जा रही हूँ, जहाँ पे मैंने 11 मार्च को मैंने एप्लीकेशन महिला थाने में हजरतगंज में दी, 15 मार्च को मैंने थाने में दी और 27 मार्च को मैंने चौकी पे दी। पूरे प्रूफ के साथ में मैंने दी। उसके बाद भी मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। मैं डीएम साहब का भी पेश हुई, डीएम साहब का भी फ़ोन आया। आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि एक लड़का था जो कि मेरा पैसा और जेवर लेके यहाँ से फरार हो चुका है। क्या नाम था उसका? उसका नाम अयाज था और उसने शादी का वादा किया था कि मैं शादी करूँगा, और इसके झांसे में उसने जो है मुझसे पैसे ले लिए और जो है इतने 5 सालों में जो खाया, बाकी जो बचा कुचा था वो लेके भी चला गया। जिसने शादी के लिए मुझे ये लिख के भी दिया था कि मैं 20 दिन में शादी करूँगा। मैं आपको प्रूफ भी दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये शादी का झांसा देते हुए इसने मेरा इतना पैसा 5 सालों में खा लिया और उसके बावजूद सारा प्रूफ भी दे रहे हैं, फिर भी पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 11 मार्च से मुझे यही ताला लग रहा है। एसओ साहब भी यही बोल रहे हैं, आप बेटा कल आना, परसों आना, नरसों आना। इस तरह से दौड़ते रहे। मैं डीएम साहब तक, एसएसपी साहब तक हर जगह पहुँच गई। और इसको क्या बोलते, डालीगंज में एक सीओ ऑफिस है, वहाँ भी एप्लीकेशन मैंने दी। हर जगह से फ़ोन आता था, पर हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज सर और एसओ साहब यही कहते थे, इस लड़की का कलेक्टर नहीं ठीक है और इसने अपने पति को छोड़ दिया। जब भी मेरा कहीं बड़े अधिकारी के यहाँ से फ़ोन आता था, सर लोग पूछते थे तो उनको ये जवाब मिलता था। बाकी आज ऐसा हुआ कि मुझको बुलाया गया, बुला के और मुझसे जो है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ भैया, पर इनने क्या किया कि मुझसे जो है एक पेपर पे साइन करा लिया, जो कि 11 मार्च से लोग कोशिश कर रहे हैं, हम अभी तक नहीं किए थे। पर भैया जब हद से ज़्यादा हो गया, वो लोग मेरे पीछे पड़ गए, तो मजबूरी होगी मेरे साइन करने के लिए। अब बताइए मेरा लाइफ, मेरी ज़िंदगी कौन देखेगा? ऊपर से हम प्रेग्नेंट भी हैं। मैंने ये बात दरोगा जी को भी रो के बताया, एसओ साहब को भी बताया, उसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। डीएम साहब का भी पेश हुए, पर उन लोगों ने तो फ़ोन किया, उच्च अधिकारियों ने फ़ोन किया, पर नीचे के जो अधिकारी थे वो लोग मुझको गलत साबित करके बाहर भगा देते थे और कहते थे कहीं भी धरना दोगी, कुछ भी दोगी, कोई भी डीएम का फ़ोन आएगा तो मैं ये कह दूंगा कि तुम गलत हो और मैं तुम्हारे नाम मुकदमा लिख दूंगा। और ना आज तक उनका मुकदमा लिखा गया, ना उनके साथ कोई कार्रवाई हुई। और देखिए भैया, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था अभी कि सारा प्रूफ हो जाने के बाद भी फिर भी पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर। बस यही कह रही है, चुपचाप जाइए और घर में जाके बैठ जाइए। आज आपके साथ क्या हुआ? आज हमारे साथ ये हुआ कि मतलब कि 15 तारीख से ये लोग, 15 मार्च से डेली ये लोग मेरे घर बुलाने भेजते थे, फ़ोन करते थे कि यहाँ आ जाओ। जब जाते थे तो सुलह कर लो, तो हमने कहा सर हम सुलह नहीं करेंगे। सुलह क्यों करेंगे भाई, ये बच्चा भी है, मुझसे शादी करे, भले मेरा पैसा ऐसा ना दे पर मुझसे शादी करे। जो पैसा चोरी करके ले गया उससे कोई मतलब नहीं है। कितना पैसा ले गया? मेरा 50,000 रुपये ले गया भैया, 1.5 लाख से ऊपर का जेवर ले गया, और जिसके लिए हम रोज़ कंप्लेन कर रहे हैं। और 11 मार्च से मतलब अभी तक दौड़ती है। दौड़ते दौड़ते आज ऐसा हो गया कि आज मुझको बुला के उन लोगों ने, पता नहीं, एक 10 रुपये का स्टाम्प था, उस पर इन लोगों ने मुझसे साइन करा। भैया मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और ये मुझे पता नहीं कि इन्हें किस पेपर पे साइन कराया, क्योंकि रोज़ अगर पुलिस दबाव बनाएगी तो मजबूरी है ना। क्योंकि कितनी देर आप थाने में रही हैं? मैं करीब 3 बजे से बैठी थी। 3 बजे से मुझे बिठाए थे और इन लोगों की क्या बात होगी मुझे ये बात नहीं पता है, क्योंकि दरोगा जी की और हमारे एसओ साहब भी इन लोगों को मतलब इतना फ़ोन ऊपर से आ रहा है, प्रेशर भी डाला जा रहा है। उसके बाद भी हमारे दरोगा जी कह रहे हैं कहीं भी जाओगी, कुछ भी करोगी तो गलत तो तुम ही साबित हो। कैसे गलत साबित होंगे? जब देखिए हम ये सब प्रूफ दे रहे हैं तो कैसे हम गलत साबित हो सकते हैं? प्रूफ देने के बाद भी बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती। देखिए जब उसने शादी का झांसा देते मुझसे इतना पैसा ले लिया, और ये देखिए मैं आपको और दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरे कैमरे में भी कैच है, मेरे घर से ले जाते हुए सब कुछ मैं उनको प्रूफ दे रहे। उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं हो रहे। बस ये कह रहे कहीं भी जाओगी तो मैं यहाँ से बोल दूंगा कि तुम कलेक्टर की ठीक नहीं हो। मुकदमा उनका बिल्कुल अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है, और बस यही मुझसे करके पेपर पे साइन करा लिया। वो लोग 4-5 लोग थे और भैया मेरे पास कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ। कब दिया था आपने? पहली बार मैंने दिया था 11 मार्च को। 11 मार्च? हाँ, फिर 15 मार्च को मैंने एप्लीकेशन दिया है महिला थाने में। फिर उसको क्या बोलते हैं, फिर मैंने थाने पे दिया, ये हमारे पारा थाने में। उसके बाद में मैंने दिया डीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ से वो फिर सीओ साहब के यहाँ दिया।
और उसके बाद में चौकी पे एक एप्लीकेशन दी, ये प्रूफ के साथ में, शादी वाले प्रूफ के साथ में दी। फिर भी सर कह रहे तुम शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम ही कलेक्टर लेस होगी। तो मेरा घर भी तो उसी ने बिगाड़ा, मैं कलेक्टर लेस हूँ या कुछ भी है। सर ये तो गलत बात है ना कि मेरी ज़िंदगी लाइफ बर्बाद हुई। मेरा नाम हिमांशी यादव है, वो लड़का उसका नाम अयाज है, और वो लोग रोज़ मुझको धमकी देते। कल तो हद ही खत्म हो गई, कल वो मेरे छत पे चढ़ के आया मुझे मारने के लिए। हमने दरोगा जी को कंप्लेन भी की। कहाँ का रहने वाला वो लोग था? ये रहने वाला तो ये मलियाबाद का है, पर रहता खाला बाजार में पर्सनली। हाँ, तो सब कुछ पता होने के बाद भी सर नहीं पकड़े। उनके भाई डेली आते हैं। मैंने सर को बोला सर इसको बिठा लीजिए, पर वो कह रहे हैं कि मैं बिठा नहीं सकता हूँ, बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं बिठा सकता हूँ। तो मुकदमा भी नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं किया गया। बताइए हम कहाँ जाएं? और कहते हैं जाके धरना प्रदर्शन भी दोगी ना तो मैं ये बता दूंगा कि तुम गलत औरत हो। पारा से केकेडी ब्यूरो रिपोर्ट। वही आज हमारे केकेडी न्यूज के ब्यूरो रिपोर्टर जशमना पहुंचे, जहां वो ग्राम सभा जशमना बब्बन प्रधान पद प्रत्याशी शिव दुलारी प्रतिनिधि डॉक्टर सत्रोहन से मिले और गांव के विकास के संबंध में क्या बात की, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? आप किस ग्राम पंचायत से संबंध रखते हैं? हमारा नाम सत्रोहन लाल है और हमारा ग्राम सभा जसमड़ा बब्बन है, और मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, श्रीमती शिव दुलारी। हम लोग एक अच्छे मिशन पे काम करना चाहते हैं चुनाव जीत करके। जी, आपके यहाँ आवासीय स्थिति क्या है? हमारे यहाँ आवासीय स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको आज तक आवास नहीं मिला। वो लोग मजदूरी के लिए पलायन कर गए हैं। कोई चंडीगढ़ रहता है, कोई दिल्ली चला गया है, बाकी घर पड़े हुए आते हैं। तो पता चला इस बार आवास बनेंगे आए, लेकिन बन नहीं पाया आवास, उनको फिर चले गए। आपके यहाँ ऐसे कितने परिवार हैं जिनको आवास की सख्त ज़रूरत है? मिनिमम कम से कम मेरे यहाँ करीब 15 परिवार ऐसे हैं जी जिनको आवास की सख्त ज़रूरत है। उनके घर गिरे पड़े हैं बिल्कुल। जी, आप अगर चुनाव जीतते हैं, आवासों को लेकर आपका पहला कदम क्या होगा? पहला कदम होगा हम आवास के लिए अप्लाई करके गवर्नमेंट से बेहतर उनको सुविधा देंगे, और उसमें जो बीच में बिचौलिए खा लेते थे पैसा, अभी तक मैं वादा करता हूं अपने साथियों से कि कोई बिचौलिया मेरे बीच पैसा नहीं खाएगा। हम लोग पूरा पैसा उनको देने का काम करेंगे। अभी आप कुछ देर पहले वृद्धा पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना को लेकर समस्या बताए थे। काफ़ी लोगों का भी उसमें नाम नहीं है या उनकी पेंशन नहीं आती है, उसको लेकर आप क्या करेंगे? मेरा मानना है कि मेरे यहाँ जो विधवा पेंशन नहीं बनी है, हमने उनसे पहले कह रखा है कि अगर मेरी पत्नी चुनाव जीतती है तो हम आपको प्राथमिकता के हिसाब से पहला कदम होगा कि हम विधवा पेंशन बनवाएंगे। जिनकी उम्र मेरे यहाँ 35 साल से लेकर के 50 साल तक के मेरे नौजवान साथी, मेरे हम उम्र साथी ख़त्म हुए हैं, तो उनकी विधवा पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन बनाने का काम करेंगे। क्या आपका गांव ओडीएफ मुक्त ओडीएफ घोषित हो चुका है? इसके पहले अंबेडकर गांव हुआ था मेरे यहाँ 2007 में, और जिसमें पूर्ण विकास मेरे ग्राम जसमड़ा बब्बन का हुआ, जिसमें सभी सीसी रोड वगैरह सब कंप्लीट हो गई, लेकिन अन्य मजरे उसके काफ़ी छूट गए हैं, जिनका विकास अभी तक ठीक से नहीं हो पाया। आपके यहाँ शौचालय की क्या स्थिति है? कितने लोग को मिले हैं या कितने लोग को अभी मिलना है? शौचालय की स्थिति है कि मेरे यहाँ करीब 50 से 60% शौचालय, 50% से 60% शौचालय मिल चुके, अभी 40% बाकी हैं जिनको शौचालय नहीं मिला है। हमने उनसे वादा किया है, अगर मेरे यहाँ प्रधान आती, मैं प्राथमिकता के तौर पर जो भारत सरकार कह रही है कि स्वच्छ शौचालय और तब बनेगा, तभी जो है हमारे यहाँ बीमारियाँ ख़त्म होंगी, तो हम इस पर विशेष ध्यान रहेगा हमारा। जब आप प्रधान पद का चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद गांव के लिए सबसे बड़ा कार्य कौन सा होगा आपका? बस यही विकास होता है जनता का कि शौचालय बनवाओ, और गांव में जो रोडें ख़राब हैं वो बनवाओ, जो गांव में नालियाँ पड़ी हैं जिसमें कचरा भरा हुआ है, बीमारी फैले, उसको दूर करो, और यही पेंशन है, बस यही योजनाएं हैं। सबसे बड़ा काम कौन सा होगा आपका? एक सबसे बड़ा टारगेट होगा आपका, सबसे बड़ा काम ये है हमारे लिए, कौन सा कार्य होगा? सबसे बड़ा कार्य होगा हमारा कि हम अपने यहाँ, मेरे यहाँ बारात घर की बड़ी समस्या है। हम अपनी सरकार से, अपने जो मेरी सरकार बनने के बाद बनती है, मैं उनसे निवेदन करूँगा एप्लीकेशन के माध्यम से, जनता के माध्यम से, कि हम एक बारात घर बनवाएंगे अपने गांव में, और बाकी विकास तो सभी करते हैं, वो तो हम करेंगे। धन्यवाद। जसमना से केकेडी ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं दूसरी तरफ बजेहरा ग्राम प्रधान प्रत्याशी मिथिलेश से हमारे ब्यूरो रिपोर्टर ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने आवासीय और जल निकासी व्यवस्था को लेकर और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के साथ पेयजल व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की। मैं ओम प्रकाश रावत, हमारी ग्राम सभा बजेहरा है, जिसमें हमारी ग्राम सभा में 1410 वोटर्स हैं। आपके यहाँ आवास की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ आवास की स्थिति अभी लगभग कम से कम 50 परिवारों को तो सख्त आवश्यकता है आवासों की, जो कि हमारे यहाँ किसी के 3 बेटे हैं और एक घर में रह रहे हैं, जिनके लिए मतलब वो बहू और सास में क्या अंतर होना चाहिए, वो अंतर वो नहीं समझते हैं और पर्दा लगा के रह रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ शौचालय क्या स्थिति है? शौचालय की स्थिति तो शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन शौचालय जिस ढंग से बनाना चाहिए था, जिनको शौचालय देना चाहिए था, उनको सीधे शौचालय न देके सीधे पैसा देके और उनके द्वारा कार्य करवाना चाहिए था, तो शौचालय मजबूती स्थिति में शौचालय बनते। अगर आप प्रधान बनते हैं हाँ, तो शौचालय को लेकर आप क्या कार्य करेंगे? बिल्कुल, हमारा कार्य ये होगा कि हम जितना भी शौचालय का पैसा आएगा, हम उनके खाते में पैसा डालने का काम करेंगे और उनसे अगर उनकी इच्छा ये बनती है कि हम इसमें 1000, 2000, 4000 और पैसा लगा देते हैं तो हमारा और बेहतर शौचालय बन जाए, तो हम ये चाहेंगे कि ये बेहतर शौचालय बन जाओ, जिसकी गवर्नमेंट का पैसा भी जो खपत हो वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ हो और ज़्यादा चले। आवास को लेकर आप क्या करेंगे? आवास को लेकर भी हमारी यही मंशा है कि आवास को लेकर भी हम इसके पहले भी हमने जितने भी आवास कहीं, चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने उस समय इंदिरा आवास में भी पैसा दिलाया था, लेकिन लोगों को उनके खाते में मैंने उनको चेक कटवा के दे दिया था और जिसका एक नया पैसा किसी के खाते में नहीं गया, सीधे उनके सीधे खाते में जाके और उन्होंने खुद अपना पैसा लगाया और अपने साथ में और पैसा लगाया, उन्होंने बेहतर ढंग से बड़ा मकान बना लिया। उस पीरियड की बात हम आपको बता। आपके यहाँ जल निकासी को लेकर क्या व्यवस्था? जल निकासी की व्यवस्था कहीं कहीं उल्टी गंगा है और कहीं कहीं तो ऐसा है कि जल भराव बना रहता है, जिससे रोड बर्बाद है, नहीं निकल पाती। आज अभी आप आए होंगे, आपने देखा होगा कि रास्ते में सब नालियाँ बनी हुई और पानी सब बीच में भर जाता, बरसात होती है तो पानी की कोई निकासी नहीं। लेकिन उसको सुधार करने का अभी हम अपने मन में जो हमारी प्लान है वो पूरा प्लान बना हुआ है कि यदि अगर जनता ने साथ दिया, यदि आप पूर्ण बहुमत से जीतते हैं तो गांव ग्राम पंचायत वासियों का क्या आपको कौन सा बड़ा तोहफा देंगे कि जो यादगार रहेगा? सबसे बड़ा तोहफा तो हम ये सबसे पहले देना चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में जो भी प्रधान बन जाता है, 5 साल तक क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, जिसकी कानों कान जनता को भनक नहीं होती। आप क्या तोहफा देंगे? हम तोहफा ये देंगे, सबसे पहले हम अपने गांव में गरीब को हम ये करना चाहते हैं कि समान अपनी बराबर श्रेणी में लाना चाहते हैं, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो और जहाँ समानता हो। अगर हम कुर्सी पे बैठे हैं तो हमारा एक भी ग्राम सभा के जो भी आदमी आएगा वो कुर्सी पे बैठेगा, जमीन में नहीं बैठेगा। हम बैठे हों चारपाई पे, सिगरेट जला रहे पी रहे हों और हमारी जनता जमीन में बैठे, ये हम मुझे कभी गवारा नहीं होगा। बहुत धन्यवाद। बजेहरा से केकेडी ब्यूरो रिपोर्ट। जैतीपुर पहुंचे हमारे केकेडी ब्यूरो ने जैतीपुर से प्रधान पद के प्रत्याशी अनिल कुमार और महेश कुमार गौतम से की खास बातचीत। आइए देखें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है। आप किस ग्राम सभा से प्रधान पद लड़ने जा रहे हैं? मैं जैतीपुर ग्राम सभा से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, आपके यहाँ कौन कौन से विकास कार्य नहीं हुए हैं? जैसे मेरे यहाँ विकास कार्य जो है कॉलोनी, वृद्धा पेंशन, ये आदि 60 साल ये आदि विकास कार्य नहीं हुए। लाइट की भी सही रूप से व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है, क्योंकि मैं यूपी PCL में अभी संविदा पे कार्यरत था, तो उसके तहत मैं यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, वृद्धा पेंशन और प्लस आपका नाली खड़ंजा, ये सारे कार्य कराने के लिए चुनावी मैदान में कूदा हूँ। आपके यहाँ आवासीय स्थिति क्या है? मेरे यहाँ आवासीय स्थिति जो है, यहाँ पे अत्यंत गरीब वर्ग जैसे अड़ैया, सिमरा और गणेश खेड़ा में अत्यंत गरीब
लोग रहते हैं जिनको ना ही कॉलोनी की व्यवस्था दी गई है। मैं उसी लिए मैदान में आया हूं कि इन सभी लोगों को कॉलोनी की व्यवस्था सुचारू रूप से दी जाए। जो गरीब पात्र है कॉलोनी को, उसको ज़रूर कॉलोनी अवश्य दी जाए। और जैसे यहाँ राशन कार्ड की व्यवस्था है, अत्यंत जिसके पास ज़मीन नहीं है उसके पास लाल कार्ड क्या कोई भी कार्ड नहीं है, और मेरी यही आशा है कि मैं उनको राशन कार्ड एक दिला सकूं, यही मेरी बस आशा है। जैसा कि आपने आवास के लिए कहा कि आवास में काफ़ी लोगों की अभी ज़रूरत है, कितने लोग को भी मिलना बाकी, कुछ अंदाज़ा होगा, एक आंकड़ा होगा आपका? लगभग ये हमारे यहाँ जो गरीब परिवार जो बिलोंग करते हैं, लगभग 150 के आसपास जो गरीब परिवार अब भी हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर हम मुहैया कराएंगे आवास अपनी प्रधानी में, अगर हम जीतते हैं। क्योंकि मैं जीतते ही मैं सबसे पहले मेरा यही मकसद है कि यहाँ की नाली खड़ंजा और आवास की व्यवस्था दी जा सके उनको। नाली खड़ंजे की बात आपने की, तो खड़ंजा तो अब तो बंद हो गया है, सरकार के यहाँ से नहीं है इसका प्रावधान। आरसीसी रोड बनने की जो है प्रावधान है गांव में, तो उसके साथ में नाली निर्माण की क्या स्थिति है, आपने उस पर कुछ कहिए। मेरे विचार से जो भी आरसीसी के रोड के दोनों तरफ से नाली निर्माण होना चाहिए, ताकि दोनों तरफ जो गंदगी की व्यवस्था होती है वो ना रहे, और दोनों तरफ से जो गंदा पानी बच जा सके। क्योंकि अगर ऊपर से पानी बहेगा फिर भी उसमें मलेरिया के जैसे मच्छर आदि पनपते हैं, और उससे हमारी ग्राम सभा दूषित होती है, और वो दूषित ग्राम सभा मेरी ना रहे। आपके यहाँ साफ़ सफाई की क्या स्थिति है? मेरे यहाँ तो अभी साफ़ सफाई की स्थिति ये है, हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मी ही नहीं है लगभग 3 साल से, और मैं यही चाहता हूँ कि सफाई कर्मी मैं रखूँ, अपनी ग्राम सभा को स्वच्छ बनाऊँ, ताकि हमारी ग्राम सभा यहाँ के आसपास की ग्राम सभा से उत्तम ग्राम सभा बना के मैं लाऊँ। और आपके यहाँ विद्युत व्यवस्था को लेकर आपने शिकायत कुछ कही थी, कुछ देर पहले हुई थी बात हमारी। जी हाँ, हमारे यहाँ जैसे जैतीपुर है, सिमरा है गांव, यहाँ पे जो विद्युत व्यवस्था है अत्यंत जर्जर तार हैं, जिसमें जैतीपुर जैसे ग्राम सभा है जिसमें 1-250 kVA का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जिस पे 450 के कनेक्शन है, जबकि एक्चुअली ये होता है कि 250 कनेक्शन पे सिर्फ मैक्सिमम जो है वो 125 से 30 कनेक्शन दिए जा सकते हैं। इसके ऊपर देने पे ओवरलोड ट्रांसफार्मर होता है। कम से कम जैतीपुर में ना हो 250 के 4 ट्रांसफार्मर रखे जाए, ताकि जैतीपुर की व्यवस्था सही हो सके। ऐसे ही सिमरा का हाल है, वहाँ सिर्फ एक ट्रांसफार्मर 63 का है, और वहाँ भी एक अतिरिक्त 100 का ट्रांसफार्मर लगवा के वहाँ की लाइट व्यवस्था सही कराई जा सके। ठीक, धन्यवाद। जैतीपुर से केकेडी ब्यूरो रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार गौतम है। आप कहाँ से प्रधानी लड़ रहे हैं? मैं ग्राम सभा जैतीपुर से प्रधानी लड़ रहा हूँ। आप प्रधानी लड़ने का क्या उद्देश्य है, क्यों लड़ रहे हैं? हमारा उद्देश्य है कि हमारी ग्राम सभा जैतीपुर जो लगता है उसमें हड़ैया, सिमरा, गणेश खेड़ा, जैतीपुर जी, जिसमें कि जो कुछ कार्य हमारे हड़ैया में हैं उसमें हुए नहीं हैं। ना तो नालियाँ बनी हैं, आज 20 साल हो गए नालियाँ को कोई सुधार नहीं हुआ, ना नाली बनी, उनकी सफाई। कुछ आवास जो आते हैं 400, 500, 5 साल में जो आवास आते हैं, जो हमारे ग्राम सभा हड़ैया, जैतीपुर, सिमरा में हैं, जो कार्यकाल से पूर्ण तरीके से नहीं हुए हैं, जिसके उद्देश्य से हम प्रधानी में लड़ रहे हैं। अगर हम प्रधानी जीत रहे हैं तो जितने 4 गांव हमारे लगते हैं उनमें सबसे पहले हम वृद्धायु पेंशन, विकलांग का जो राशन मिलता है और जो क्या कहते हैं आवास मिलता है, उसकी पूरी तैयारी करेंगे कि सबसे पहले जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सबसे पहले उनको देखना है। जी, आप जैसे नालियों की बात की, तो नालियों की क्या स्थिति, आप क्या समझते हैं? नाली की स्थिति ये है कि पानी बहता है, गंदा पानी रहता है, ना इसमें कोई कीटनाशक दवाई पड़ती है, ना कोई सफाई कर्मी यहाँ आता है। जी, जैसे वृद्धा पेंशन को लेकर आपका क्या मानना है? कितने लोग को अभी ज़रूरत है, कितने लोग को मिल रही है? जैसे कि 100% में 60% को मिल रही, 40% बाकी रह गए, तो हम सोच रहे हैं 100% के 100% मिलना चाहिए। जी, और आपके यहाँ जो आवासीय स्थिति है, अभी आपने कहा कि आवास दिलवाना है उनको, तो आवासीय स्थिति पर क्या कोई योजना है आपकी, कैसे करेंगे? आवासीय जिसको पात्र हैं उनको आवासीय ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे कि कोई जैसे 20 बीघा ज़मीन है सबके पास है, तो उनको आवास की ज़रूरत नहीं। जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते, उनको तो आवास ज़रूरी है, उनको आवास मिल ही नहीं रहा है। जी, धन्यवाद। आप रनर कैंडिडेट रहे पिछली बार के। जी सर। ठीक, तो आपको क्या क्या पिछले 5 वर्ष में अव्यवस्थाएँ नज़र आई? असल में हमारे जब ये पंचायत का चुनाव होता है जी, प्रत्याशी ठोस मुद्दे और ठोस बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली उनको करनी चाहिए वो नहीं ला पाते हैं। इस बार जितने भी कैंडिडेट हमारी ग्राम सभा में हैं, 2-1 छोड़ के बाकी सब कैंडिडेट अच्छे हैं, और मुझे विश्वास
पूर्ण विश्वास है कि इस बार अच्छा ही कैंडिडेट प्रधानी में आएगा और निश्चित है इस गांव का कायाकल्प होगा। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ग्राम सभा में जैतीपुर में हम आपसी देश प्रेम और भाईचारे का ये मिसाल है। यहाँ पर होली जैसे है या अन्य त्यौहार होते तो हम सभी लोग मिल के मनाते हैं। अब विकास की जहाँ पर बात आती है तो आवास है या राशन कार्ड है, समय समय पर शासन की मंशा के अनुरूप सब कार्य होते रहते हैं। लेकिन उस जो प्रदेश सरकार की योजनाएं और देश की जो योजनाएं हैं केंद्र की, उनको छोड़ करके इस बार अगर हमारा कैंडिडेट जितने भी एक दो छोड़ बाकी सारे हमारे हैं, सभी हमारे गांव से हैं, जो भी प्रत्याशी हमारा हुआ तो निश्चित है कि इस बार हम कुछ नया करेंगे एकदम ऐसा नया करेंगे जो हमारे प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा होगा। हम इस बार जो हमारा कैंडिडेट हमारे गांव के जो दो एक छोड़ के अगर हमारे कैंडिडेट कोई जीतता है हमारा, जो हमसे इस बार 13 पंच हमारे निर्विरोध हो गए हैं गांव सभा से, तो एक रोजगार की समस्या आती है जिसका जो है सरकार काम करती है। हम लोगों को भी एक उसमें अलग प्रकार से काम करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो अपने यहाँ के बुक्स बनाएंगे, उसमें सारे जो स्किल डेवलपमेंट लोग हैं जिनको काफ़ी कुछ जैसे कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है या बढ़ई है या मिस्त्री है, उनके सबके नंबर, उनकी सबकी डिटेल्स गांव के लोगों के पास रहेगी, एक बुक रहेगी। तो अगर किसी को ज़रूरत होगी तो गांव के लोगों को गांव का रोज़गार मिलेगा। और हमारे यहाँ जैसे लोग कहते हैं कि शिक्षा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरा ये मानना है कि पढ़ाई क्यों ना हो, जब कोई कोशिश नहीं करता तो पढ़ाई क्यों हो। अपने बच्चों को आप प्राइवेट स्कूलों में भेजोगे और जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको सोचोगे वो ये सरकारी विद्यालय में जाए अच्छी पढ़ाई हो। मैंने प्राइवेट विद्यालय से अपने बच्चे का नाम कटवा करके कन्या प्राइमरी विद्यालय में लिखवाया है और वहाँ पर अच्छी शिक्षा उसको दी जा रही है। मेरा मानना है कि अगर सब लोग, जितने भी लोग, ज़्यादातर लोग अगर प्राइवेट स्कूलों से अपने नाम कटा करके सरकारी स्कूलों में नाम लिखाएंगे और जो उनके स्कूल में बच्चों अभिभावकों की मीटिंग होती है उसमें जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो सरकार की मंशा है, जो सरकार पैसा खर्चा कर रही है शिक्षा पर, निश्चित से उसका सरकार को लाभ मिलेगा। दिल्ली में जैसी शिक्षा सुविधा है उससे अच्छी सुविधा जो है हमारे प्रदेश में भी होगी। जी, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? गौरीलाल। आप किस ग्राम सभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? गौरा कठरवा। प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, प्रधानी। आपके यहाँ आवासों की स्थिति क्या है? आवासों की स्थिति अभी आधी गड़बड़ है। कितने आवास बने होंगे पिछले पंचवर्षीय में? करीब 100 बने होंगे। अभी कितने लोगों को दिया जाना बाकी है आवास का, मिलना चाहिए? अभी करीब 100-150 लोगों को मिलने चाहिए, ज़रूरत है। आपके यहाँ जल निकासी की क्या व्यवस्था है? जल निकासी की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। नाला पटा पड़ा है जी, और कभी भी नाला सफा नहीं कराया जाता है जी। गांव के अंदर पानी ऊपर से निकलता है। नालियों की क्या स्थिति है? नालियों की स्थिति बहुत गड़बड़ है, कभी सफाई कर्मी सफाई नहीं करता है। जी, तो नालियों का निर्माण अभी बाकी है या पूरा हो चुका है ग्राम सभा में? कुछ बाकी है, भी कुछ बाकी है। तो स्थिति है, नालियाँ टूटी हैं या सही ढंग से चल रही हैं? नालियाँ टूटी भी हैं जी, कुछ सही हैं जी। और आपके यहाँ आंगनबाड़ी या स्कूल इस तरह से किस तरह से चल रहे हैं, प्राइमरी पाठशाला वगैरह? वो तो चल रहे हैं जो चल रहे हैं जी। अगर आप प्रधान बन जाते हैं या प्रधान पद जीत जाते हैं तो आप गांव के लिए अपने क्या करेंगे? शिक्षा की व्यवस्था पूरी मजबूती से की जाएगी। गरीबों को शिक्षा की व्यवस्था के लिए पैसा भी दिया जाएगा जी, और सबको सम्मान करेंगे जी। हाँ। अभी कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि हम जो है बात करेंगे, इस ऐसी बात क्रिएट करेंगे, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि ग्राम सभा में या गांव में हमारे यहाँ जातिगत या मुंह देखकर काम नहीं होगा। जी जी, मुंह देखकर काम नहीं होगा। जातिगत से कोई नहीं, सब आपस में भाई भाई हैं। जात से उठकर काम करेंगे। जात से उठकर काम किया जाएगा। जी, धन्यवाद।